So we started off with types of thermodynamic processes in the last session. तो अगर आपको याद होगा तो हमने कल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है we have seen in detail. So we have went through reversible and irreversible process. Reversible process, you must know what is reversible process. The change can be retraced in reverse direction. और irreversible process मतलब the change cannot be retraced in reverse direction. Reversible process में the path followed by the system is same in forward and reverse direction. In irreversible process, the path followed by the system is not the same in forward and reverse direction. मतलब सिस्टम का एक्सपांशन एक पाथ से होगा, कंप्रेशन दूसरे पाथ से होगा. इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम थे, बट द पाथ वेर डिफरेंट. इन एन रिवर्सिबल प्रोसेस में, इफ यू रिमेंबर, reversible expansion is followed by reversible compression, and in the other case irreversible process mein expansion is not followed by reversible compression. Then there is no loss of energy in reversible process due to friction or dissipative forces, and there is loss of energy due to friction or other dissipative forces. उसके बाद हमने ग्राफ तो ड्रॉ किया था, एंड वी हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ ईच. मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज रिवर्सिबल. व्हेन टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जैसे हॉट बॉडी इज इन कांटेक्ट विद कोल्डर बॉडी, heat is transferred from hot body to colder body, and the transfer of heat continues until the two bodies are in thermal equilibrium. एक बार bodies thermal equilibrium में आ गए तो there is no way that you can reverse this process, क्योंकि एक बार थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया तो ट्रांसफर ऑफ हीट बंद हो जाएगा. फिर सिस्टम को वापस से ओरिजिनल टेम्परेचर पर लेके जाना इट इज नॉट पॉसिबल. लेके गए अगर, फोर्सफुली करना पड़ेगा वो. आई गेव यू एन एग्जांपल, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था, लेट अस कंसीडर यू हैव अ कप ऑफ टी जो एक टेबल पर रख दिया आपने, एंड आफ्टर अ व्हाइल यू विल सी दैट द टी बिकम्स कोल्ड, क्योंकि टी का जो हीट है वो एक्सचेंज हो गया किसके साथ, सराउंडिंग के साथ. तो अब ऑन इट्स ओन अपने आप उसका टेम्परेचर वापस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सराउंडिंग और टी एज अ सिस्टम, इन दोनों का टेम्परेचर हो गया सेम. टेम्परेचर सेम होना मतलब हीट का फ्लो बंद हो जाता है. इट डज नॉट फ्लो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज सेम. तो वापस से अगर आपको सेम टेम्परेचर पे लेके जाना है तो आपको उसको हीट सप्लाई करना पड़ेगा. और जब आप हीट सप्लाई करोगे, इनिशियल टेम्परेचर वापस तो आ जाएगा, लेकिन पाथ विल बी डिफरेंट. गुड. देन हमने देखा था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी. दो रीजंस है फॉर इरिवर्सिबिलिटी. पहला रीजन था there is loss of energy due to friction or other dissipative forces. दूसरा रीजन था some processes take the system to non-equilibrium states. इसके बाद हमने देखा था assumptions for the discussion of thermodynamic processes. आगे आने वाले जितने भी प्रोसेस होंगे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस मैंने आज ये वर्ड यूज किया, तो रिमेंबर इन सब केसेस में ऑलमोस्ट few things are common. Most of the processes, most मतलब आइसो, जिस भी प्रोसेस के आगे आइसो लिखा होगा वो आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ये जो प्रोसेस है आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, दे आर अज्यूम टू बी क्वासी स्टैटिक, मतलब रिवर्सिबल है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होता है. तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो हम डिस्कस करेंगे इस दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, जितने भी प्रोसेस होंगे उसमें से मैक्सिमम, मोस्ट प्रोसेस, एडियाबैटिक छोड़ दोगे तो बाकी सारे प्रोसेस है क्वासी स्टैटिक, मतलब चेंजेस ऑकर एक्सट्रीमली स्लोली. और ये पता होना चाहिए कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस रिवर्सिबल भी होते हैं. तो हम जो भी प्रोसेस की बात करेंगे दे आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस. नंबर टू, सिस्टम इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एक्चुअली इन ऑलमोस्ट in all the cases, is a gas filled in a cylinder fitted with movable massless frictionless piston. The walls of the cylinder may or may not be conducting. ये डिपेंड करेगा कौन से प्रोसेस है उसके ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्स ऑफ द कंटेनर और सिलेंडर दे विल बी नॉन कंडक्टिंग, बाकी तीनों केसेस में कंडक्टिंग. और लास्ट अजम्पशन था
आइडियल गैस इक्वेशन इज एप्लीकेबल, क्योंकि जो सिस्टम है वो गैस है और वो गैस कैसा है, आइडियल है। तो अंडर ऑल दिस असम्पशन यू कैन स्टार्ट फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस। मतलब एक्चुअली हम तीसरा टाइप का देख रहे हैं, पहले रिवर्सिबल देखा फिर इरिवर्सिबल देखा, नाउ वी विल स्टार्ट विद आइसोथर्मल प्रोसेस। और जितने भी प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे सबका फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है, यू जस्ट हैव टू गो पॉइंट बाय पॉइंट। तो आपको स्टार्ट करना है बाय वेरी बेसिक। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। सो अ प्रोसेस व्हिच ऑकर्स एट constant temperature is called as isothermal process. A process which occurs at constant temperature is known as isothermal process. और ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इन दिस केस यू मस्ट रिमेंबर क्या क्या चेंज होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो इन सच अ प्रोसेस प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस बट these things are at constant temperature. So in such a process pressure and volume changes at constant temperature. और इसके आगे से जब भी मैं कांस्टेंट टेम्परेचर लिखूंगा तो उसके दो मतलब होते हैं, एक है डेल्टा टी इक्वल टू 0, राइट। दूसरा मतलब ये होता है, आपको पता होना चाहिए, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज इंटरनल एनर्जी? द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी बेसिकली इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर। जितना ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगा उतना ही टेम्परेचर ज्यादा होगा। अभी आप बोल रहे हो कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा क्या? नो, बिकॉज अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं है मतलब इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के पास जितना एनर्जी था उतना ही है, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विच ऑल्सो मीन्स, मैं आगे तो लिखने ही वाला हूँ बट यू शुड नो, विच ऑल्सो मीन्स दैट डेल्टा यू इज 0। डेल्टा मतलब चेंज, यू मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। मैटर क्लियर? तो बेसिक आइडिया एकदम क्लियर रखो, और हर एक प्रोसेस में आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या है डिफाइन करो। जैसे आइसोबारिक होगा तो अ प्रोसेस विच ऑकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो कौन चेंज होगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इन सच अ प्रोसेस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस बट एट कांस्टेंट प्रेशर, करेक्ट। तो हम पहले तो आइसोथर्मल देख लेंगे। तो अ प्रोसेस व्हिच ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। इन सच अ प्रोसेस प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा टी 0। डेल्टा टी 0 मतलब डेल्टा यू भी 0। अब मैंने आपको जैसे बताया कि हर एक केस में सिस्टम वही है, you have gas in a cylinder fitted with movable massless frictionless piston। सिर्फ आपको स्पेसिफाई करना है कि whether the walls of the cylinder are conducting or non conducting। अब आइसोथर्मल में होता क्या है, क्योंकि आइसोथर्मल आप बोल रहे हो, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा, बराबर। तो इन दिस केस अगर टेम्परेचर सेम रहना है तो वॉल्स ऑफ द सिलेंडर शुड बी कंडक्टिंग। क्यों कंडक्टिंग, उसका रीजन है। क्योंकि अगर मैं पिस्टन को नीचे मूव करता हूं मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस, अगर वर्क डन ऑन द गैस होगा तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने देना है क्या, नहीं। तो जितना भी वर्क होगा ऑन द गैस वो सिस्टम से बाहर जाना चाहिए, मतलब जो भी वर्क में हीट जनरेट किया वो सराउंडिंग को जाएगा, तो टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। अदर वे राउंड, ये तो कंप्रेशन की बात हो गई। अगर एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन कैसे होता है, एक्सपांशन होता है गैस अपना खुद का एनर्जी यूज करता है, इंटरनल एनर्जी यूज करता है।
तो अगर गैस अपना खुद का एनर्जी यूज कर रहा है तो गैस का क्या होगा, कूलिंग, तो गैस स्टार्ट्स कूलिंग डाउन। लेकिन मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक्सपांशन होना मतलब पिस्टन ऊपर शिफ्ट होना, और पिस्टन जब ऊपर शिफ्ट होगा मतलब वर्क किसने किया, गैस ने, तो वर्क इज डन बाय द गैस। अगर वर्क डन बाय द गैस है तो इसका इंटरनल एनर्जी कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगा मतलब गैस का कूलिंग होगा। लेकिन हमने बोला कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम है ये सराउंडिंग से हीट लेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा और अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करेगा। तो इज दिस आइडिया क्लियर? इफ वर्क इज डन ऑन द गैस, हीट इज जनरेटेड, हीट जनरेट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टिंग वॉल होने की वजह से हीट इज गिवन आउट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। उल्टा, इफ वर्क इज डन बाय द गैस, तो गैस वर्क करेगा टू डू एक्सपांशन बाय यूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब गैस स्टार्ट्स कूलिंग डाउन, कूलिंग डाउन मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन होने देना है क्या, नहीं। तो हीट कहाँ से कहाँ आना चाहिए, सराउंडिंग से सिस्टम में पॉजिटिव हीट होना चाहिए, राइट? तो दैट इज व्हाई द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन दिस केस शुड बी कंडक्टिंग। तो ये डिफरेंसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस यू विल हैव टू राइट डाउन कि वॉल्स कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। तो कंसिडर, लेट अस कंसिडर अ सिस्टम, बाकी तो वही है, कंसिडर अ सिस्टम, consider a gas is better thing to say, consider a gas filled in a cylinder। वो तो भी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बन गया हमारा, फिटेड विथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब पता है आपको। फिटेड विथ, बताओ, फिटेड विथ मूवेबल massless and frictionless piston, movable massless and frictionless piston। So in this case you should say the walls of the cylinder are conducting. So in this process, the walls of the cylinder are conducting. Conducting मतलब heat transfer is allowed basically। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? अब एक बार आपने बेसिक आइडिया क्लियर कर दिया तो यू शुड ऑल्सो, अभी कौन कौन से पैरामीटर लगेंगे हमको, क्या क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू P इनिशियल से क्या होगी, P फाइनल, वॉल्यूम की वैल्यू V इनिशियल से क्या होगी, V फाइनल। तो जो भी पैरामीटर आपको लगने वाले हैं जिसको डिस्क्राइब कर दो, तो लेट VI be the initial volume, VF be the final volume, PI be the initial pressure, and PF be the final pressure, correct? तो ये आ गया initial volume of the gas, initial volume of the gas, ये आ जाएगा final volume of the gas, this is initial pressure, and this is final pressure। अब क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो कौन सा प्रोसेस, कौन सा लॉ ओबे होता है, Boyle's law। So since the process is isothermal, since the process is isothermal, Boyle's law is applicable। Boyle's law is applicable। और आपको पता है Boyle's law मतलब क्या, pressure is inversely proportional to volume at constant temperature। इसका मतलब होता है PV equal to constant। एडियाबैटिक में PV रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, याद रखना। व्हाट इज गामा, CP बाय CV। गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, वो सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस में यूज होगा, क्यों होगा वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। So therefore you will have P initial V initial equal to P final V final, equation number 1।
यूज होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, सिर्फ लिख के रख दिया फिलहाल। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द टाइम बिंग, राइट। यहाँ तक क्लियर। आइसोथर्मल प्रोसेस था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हमारे पास एक सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ गैस, इट इज फिटेड विथ मूवेबल massless frictionless piston, the walls of the cylinder are conducting। then ये जो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम जो भी आपने लिखा है, इसके लिए यू कैन यूज बॉयल्स लॉ बिकॉज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अल्टीमेटली हमारा टास्क क्या है इसमें, वी आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर वर्क डन। तो वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपको फाइंड करना है तो यू विल स्टार्ट विथ, हम क्या करेंगे हमको पता है, मैंने कल भी बताया था आपको एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन जब हमने देखा था इसका प्रोसेस का। तो इफ यू रिमेम्बर, अल्टीमेटली आइडिया वो है कि हमारे पास एक गैस था, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है गैस ने, देन द गैस इज एक्सपैंडिंग, मतलब वर्क इज डन बाय द गैस। तो जब वर्क डन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम होगा वी इनिशियल से कहां तक जाएगा, वो वी फाइनल तक, राइट। बट दिस प्रोसेस, एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, assumptions फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, उसमें हमने लिखा था मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक, मतलब वेरी स्लो, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेसेस, राइट। तो जब वेरी स्लो प्रोसेस की बात करते हो तो डायरेक्टली वी इनिशियल से वी फाइनल नहीं होता है वॉल्यूम, दिस पिस्टन मूव्स अप एक्सट्रीमली स्लोली, बहुत स्लोली ऊपर जाएगा, एक्सट्रीमली स्लोली। तो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक जाने के लिए हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं दैट द पिस्टन मेक्स वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ईच टाइम। तो पहले dx से डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसा स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते 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 इनिशियल पोजीशन से आ गया फाइनल पोजीशन पे, मतलब इनिशियल वॉल्यूम से आ गया फाइनल वॉल्यूम पे। तो हर बार जब इनफाइनाइट सिमल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हर बार जब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। तो वर्क डन फॉर इनफाइनाइट सिमल डिस्प्लेसमेंट इट इज गिवन बाय पीडीवी, ये तो हमने पहले से ही डिराइव करके रखा था, याद है क्या, डू यू रिमेम्बर? वर्क डन फॉर इनफाइनाइट सिमल डिस्प्लेसमेंट dw इक्वल टू pdv। तो वर्क डन ड्यूरिंग इनफाइनाइट सिमल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइट सिमल मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, infinite simal displacement of the piston is given by, the piston is given by, so dw equal to pdv, equation number 2। हमारा एम क्या है, हमारा एम इज टू फाइंड आउट टोटल वर्क डन। तो इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक कितना वर्क हुआ ये फाइंड करना था। तो हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया कि स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के लिए, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कितना हुआ, पीडीवी। तो टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करते हो, इंटीग्रेशन, राइट। टोटल वर्क डन can be obtained by integration। So therefore total work W is equal to integration over all the small works from initial volume to final volume। Therefore what you will have is, therefore work done W equal to, this is PdV from initial volume to final volume। P को कहाँ लिखोगे, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम और प्रेशर दोनों साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट कौन है, टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको ऐसा ग्राफ मिलता है वेयर एज यू कैन सी वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, राइट। तो फाइनल स्टेट है बी, फाइनल वॉल्यूम है वी एफ, फाइनल प्रेशर है पी एफ, इनिशियल स्टेट है ए, इनिशियल वॉल्यूम है वी आई और इनिशियल प्रेशर इज पी आई।
तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। जो कांस्टेंट नहीं है उसको इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव के बाहर लिख नहीं सकते आप, राइट? तो डू नॉट टेक दिस आउट। बट वेट, इफ यू रिमेम्बर तीसरा असम्पशन क्या था? आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल। तो हमको पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी है। तो ऐसा क्यों करना है? क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है? किस पे इंटीग्रेट कर रहे हो आप? वॉल्यूम पे। यहाँ पे पी की जगह पे वॉल्यूम लाओ एंड देन अप्लाई बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला। देयरफॉर पी इक्वल टू एनआरटी बाय वी। देयरफॉर वो जो इंटीग्रेशन था हमारे पास, वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम P। व्हाट इज P? nRT by V dV। N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। देयरफॉर वर्क डन W इक्वल टू N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, right? That's all you have constant from initial to final volume dV by V. What is integration of dx by x? Log of x. So what is integration of dV by V? Log of p. कौन सा log? Natural log या फिर log to the base 10? Natural log. तो वर्क डन W इक्वल टू नेचुरल लॉग, मतलब log to the base e होता है। तो फिजिक्स में जब आप देखोगे तो आपको log to the base e ऐसा कम दिखेगा। पीपल डोंट राइट लाइक दिस। फिजिक्स में वी राइट नेचुरल लॉग ln। तो नेचुरल लॉग किसका? v का। कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक, राइट? एंड देन जब आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं तो क्या करते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू nRT log of V final minus log of V initial। तो log A minus log B is log of A upon B। तो यहाँ पे वर्क डन आपको मिलेगा W इक्वल टू nRT log of V final upon V initial। ये मिलेगी आपको वर्क डन का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। So expression number 3 gives work done during an isothermal process। इसका दूसरा फॉर्म भी है, नोट्स में नहीं है, बुक में नहीं है, बट आई जस्ट टेल यू कि कैसे फाइंड करोगे। तो इक्वेशन 3 gives work done during isothermal process, during isothermal process। तो यू शुड नो दिस। मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन ऑन द गैस। लॉजिकली स्पीकिंग, अगर आपको मैथ्स थोड़ा सा पता है, मतलब लॉग पता है, अगर एक्सपांशन है तो वर्क इज डन बाय द गैस, और वर्क डन बाय द गैस टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव। अगर एक्सपांशन है तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। तो लॉग ऑफ अ बिगर नंबर माइनस लॉग ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ये पॉजिटिव होता है तो वर्क डन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा। वर्क डन पॉजिटिव आएगा मतलब वर्क इज डन बाय द गैस। अब उल्टा सोचो, ऐसा है if final volume is less than initial, तो log of a smaller number minus log of a bigger number is negative। तो अपने आप वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। तो जब आप आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज जीरो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। लेकिन बाकी सारे प्रोसेस के लिए जब आप इक्वेशन डिराइव करते हो तो जनरल इक्वेशन होता है, इसमें हमको मेंशन नहीं करना होता कि वर्क इज डन बाय द गैस है या वर्क इज डन ऑन द गैस है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, वो अपने आप नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो समझ जाना वर्क इज डन ऑन द गैस है, मतलब कंप्रेशन हुआ। अदरवाइज वर्क इज डन बाय द गैस है, मतलब एक्सपांशन हुआ, राइट? तो यहाँ पे जब आप इक्वेशन डिराइव करते हो, यू नॉर्मली डिराइव जनरल इक्वेशन। वी डोंट रियली टेक स्पेशल केसेस जैसे वर्क डन बाय द गैस, ऑन द गैस। तो जनरल इक्वेशन ही रखो। तो यहाँ तक क्लियर? इफ यू वांट आप इसको प्रेशर के टर्म्स में ला सकते हो। कैसे? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो व्हाट इज वी? व्हाट इज वी? बट पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो व्हाट इज वी? एनआरटी बाय पी। देयरफॉर
V initial will be equal to nRT upon P initial. T initial लिखने की गलती मत करना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और V फाइनल आएगा एंड V फाइनल विल बी nRT अपॉन P फाइनल। अगर ये आप इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हो तो सब्स्टिट्यूटिंग in equation number 3, so what you will get is work done equal to nRT, नेचुरल लॉग ऑफ क्या था V फाइनल, लेकिन V फाइनल क्या है nRT अपॉन P फाइनल अपॉन nRT बाय P इनिशियल। तो यहाँ पे ये nRT कैंसल हो गया, so therefore work done equal to nRT natural log of P initial upon P final। तो ये भी एक्सप्रेशन है वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर, और वो था इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। अब नोट्स में मैंने ये लिखा नहीं है बिकॉज समथिंग यू शुड ऑल्सो बी डूइंग, खुद को भी थोड़ा सा करना होता है, तो सिर्फ पता होना चाहिए, यू शुड नो कि ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम एंड प्रेशर बोथ। अगर आप एक इक्वेशन वॉल्यूम के टर्म में ला रहे हो तो दूसरा प्रेशर के टर्म में ला सकते हो, डिपेंड करेगा आपको। न्यूमेरिकल अगर आता है तो उसमें आपको किसकी वैल्यू दी है, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर दिया है तो ये इक्वेशन, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दिया है तो इक्वेशन नंबर 3, तो दोनों में से एक इक्वेशन यूज कर सकते हो। नाउ हर बार आपने जब वर्क डन का इक्वेशन फाइंड किया, रिमेंबर अल्टीमेटली थर्मोडायनामिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जीरो लॉ तो है ही, जीरो लॉ तो यू ऑलरेडी नो, बट जब भी प्रोसेसेस की बात होगी, प्रोसेसेस थर्मोडायनामिक्स का जीरो लॉ डू नॉट टॉक अबाउट प्रोसेस। जीरो लॉ क्या था, if two systems are in equilibrium with third system then they are also in thermal equilibrium with each other। वहां पे हमने कहीं पे भी हीट सप्लाइड वर्क डन की बात नहीं की थी, वो स्टार्ट हुआ था थर्मोडायनामिक्स के पहले लॉ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब ये था कि अगर आपको सिस्टम पे प्रोसेस करना है, मतलब सिस्टम के स्टेट्स को चेंज करना है, इनिशियल से फाइनल करना है, तो आपने हीट सप्लाई किया। हीट सप्लाई उसने क्या किया, उसने दो काम किए, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा या तो वर्क करेगा। तो यू शुड ऑल्सो अप्लाई थर्मोडायनामिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ, यहाँ पे अप्लाई कर लेना, क्योंकि आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है। आपको ये भी पता है कि इस केस में व्हाट इज जीरो, डेल्टा यू। और आपको याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या आता है, हीट सप्लाइड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। तो व्हाट डू वी नो इज, हर एक प्रोसेस में ये करते रहना है आपको, यू हैव टू अप्लाई, you have to first find out what is work done W, you have to then find out what is delta U, and then substitute both the values in first law of thermodynamics. So we know that, what do you know is from first law of thermodynamics, we know that dq या फिर सीधा सीधा q is equal to delta U plus W, right? डजंट मैटर रियली, अगर आपको ऐसा लिखना है तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ नोटेशन। तो बुक में ऐसा नोटेशन है तो ऐसा नोटेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी प्लस वर्क डन, राइट? बट हमको ऑलरेडी पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर जितना भी हमने हीट सप्लाई किया उसने क्या किया, वर्क किया। रिमेंबर हमने जब हीट एडेड ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस देखा था, उसमें भी हमने यही बोला था, द हीट इज एडेड इन अ कंट्रोल्ड मैनर सच दैट द सिस्टम रिमेन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड हेंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कभी भी इंटरनल एनर्जी बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, इसका मतलब जितना भी हीट सप्लाई करोगे वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और वर्क का फॉर्मूला पता ही है आपको, एनआरटी लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल, और इट इज इक्वल टू एनआरटी लॉग ऑफ पी इनिशियल बाय पी फाइनल। यहाँ तक क्लियर, राइट? पक्का? एंड इफ यू रिमेंबर हमने कल ही देखा था
कि जितने भी प्रोसेसेस हैं जिसमें फेस चेंज होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये सारे के सारे, इवापोरेशन ऑफ वाटर मतलब लिक्विड वाटर से गैसियस वाटर में जाना, वेपर में जाना, ऑल दिस फेस चेंजेस ऑकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो all the processes involving phase change are isothermal processes. The curve मतलब PV diagram का curve. The curve on PV diagram in case of isothermal process is known as isotherm. तो जब आप बेसिकली हीट इंजन सीखोगे तो पता होना चाहिए कि ऐसा जो कर्व होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, राइट. देन आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ है और एडियाबैटिक का जो ग्राफ है, एडियाबैटिक आएगा बाद में लेकिन मैं अभी से बता देता हूँ, दोनों में डिफरेंस सिर्फ स्लोप का है. इसका स्लोप थोड़ा कम है और एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस, करेक्ट. तो दोनों दिखेंगे सेम लेकिन एडियाबैटिक का स्लोप इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल. ओके, so this is all about isothermal process. Now let us move ahead to the next type of process. कौन सा? Isobaric process. So number 4, isobaric process. एक बार आपको एक प्रोसेस पता लग गया तो फिर याद रखने का कुछ नहीं है, सारा का सारा कंटेंट सेम, पॉइंट बाय पॉइंट वैसे लेते जाओ. A process which occurs at constant pressure is known as isobaric process. In such a process, volume and temperature changes at constant pressure, right? तो as it is चलते जाएगा, मतलब स्टेप्स सेम रहेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि कंटेंट सेम होगा, स्टेप्स विल रिमेन द सेम. तो यहाँ पे आप जितने भी पॉइंट्स लिख रहे हो, ऑल दीज पॉइंट्स विल रिमेन सेम. doesn't matter really. Okay, so a process which occurs at constant pressure is known as isobaric process. I'll just put it on new page over here. ठीक है. So process which occurs at constant pressure is known as isobaric process. In such a process, temperature and volume changes at constant pressure. Isobaric. Fourth type, isobaric. Okay, a process which occurs at constant pressure. In this case, in such a process, temperature and volume changes at constant pressure. तो जैसे लास्ट केस में हमने देखा था, हमने क्या देखा था, डेल्टा टी क्या था, 0 था. डेल्टा टी 0 होने का मतलब डेल्टा यू क्या था, 0 था. इन दिस केस, इस केस में सिर्फ डेल्टा पी 0 है, डेल्टा पी 0, बट यू शुड नो दैट डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0. तो वर्क डन 0 नहीं है, वर्क डन 0 होगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम में चेंज होना मतलब वर्क डन तो हमेशा होने ही वाला है. इधर लक्ष्य असू दिया, ध्यान दो. यहाँ पे क्लास में क्या करने आए हो, टाइम पास तो नहीं होना चाहिए ना, ध्यान दो यहाँ पे. तो वर्क डन तो होगा, जब जब वॉल्यूम चेंज हुआ तब तब वर्क डन होगा. सिर्फ एक केस ऐसा था जिसमें वॉल्यूम बढ़ने के बाद भी वर्क नहीं हुआ था, याद है वो, फ्री एक्सपांशन. लेकिन उस केस में सिस्टम सिलेंडर नहीं था, पिस्टन नहीं था,
था क्या पिस्टन, वहां पे ब्रेकेबल पार्टीशन था और सिस्टम क्या था, थर्मली आइसोलेटेड। एंड यू शुड नो ब्रेकेबल पार्टीशन में देयर इज एब्सोल्युटली नो वर्क डन टू ब्रेक द पार्टीशन, और वहां जो एक्सपांशन हुआ एनर्जी स्प्रेड नहीं होता है, तो दैट एक्सपांशन इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन छोड़ के जब कभी भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा वर्क इज डन। तो यहाँ पे आपने बोला वॉल्यूम चेंजेस, यस, अगर आपने बोला वॉल्यूम चेंजेस तो वर्क डन होगा। देन इसके बाद इफ यू रिमेम्बर हमने सिस्टम डिस्क्राइब किया था, डू यू रिमेम्बर वी हैव डिस्क्राइब सिस्टम हियर। अगले पॉइंट में कंसीडर अ गैस फिल्ड, तो ठीक है, अभी आई विल नॉट राइट डाउन एवरीथिंग, वो आपको पता है बाय डिफॉल्ट, यू नो देयर इज अ सिस्टम consisting of gas filled in a cylinder fitted with movable massless frictionless piston etc etc, वो सब पता है। walls are again conducting, conducting wall है ना, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने के लिए हीट का ट्रांसफर रिक्वायर्ड होता है, तो अगर हीट ट्रांसफर करोगे नहीं तो कैसे होगा, राइट। तो ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम विल चेंज, वॉल्यूम विल चेंज, तो कंप्रेशन अगर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट, तो व्हाट शुड हैपन इज, क्या होना चाहिए, वॉल्स कंडक्टिंग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, दोनों ही हो सकते हैं। कैसे, कंडक्टिंग वॉल्स है और हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो नॉट नेसेसरी हमने कंप्रेशन किया तो पूरा का पूरा वर्क जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जनरेट होगा, लेकिन पूरा हीट बाहर जाएगा, जरूरी नहीं है। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए, लेट क्या क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो स्पेसिफाई कर दो, लेट वी आई बी द इनिशियल वॉल्यूम, वी एफ बी द फाइनल वॉल्यूम, Ti be the initial temperature and Tf be the final temperature। मैंने नोट्स में लिखा है Pi be the initial pressure and Tf be the final pressure, और नीचे लिख दिया है in this case there is no change in pressure, delta P equal to 0, मतलब ये था कि P initial equal to P final, तो गलत कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो जस्ट रिमेंबर दिस, नोट्स में यू विल फाइंड कि मैंने V इनिशियल V फाइनल के बाद P इनिशियल P फाइनल लिखा है और उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख दिया, इन दिस केस देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, डेल्टा P इक्वल टू 0, तो T फाइनल इज P फाइनल, Pf इज फाइनल टेम्परेचर। देन हमको क्या फाइंड करना होता है, वर्क डन। इस केस में वर्क डन कैसे फाइंड करोगे, प्रोसेस एकदम सेम है, फिर वही वर्क डन, work done for infinitesimal displacement is given by, for infinitesimal displacement is given by, what is work done for small displacement, dw equal to pdv, correct। Then total work done can be obtained by integration, can be obtained by integration as, तो इस केस में भी सेम कॉन्सेप्ट है, द प्रोसेस इज स्लो, प्रेशर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन dw, किस पे, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, therefore work done equal to integration p dv from initial volume to final volume। इसके आगे चेंज होगा, पिछले केस में प्रेशर कांस्टेंट नहीं था तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन इस केस में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो कीप इट आउटसाइड इंटीग्रेशन v initial to v final dv। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv, v, तो ये आ गया इंटीग्रेशन v फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल, एंड देयरफॉर
total work done equal to P upper limit V final minus lower limit V initial। ये तो हमने पहले ही डिराइव करके रखा था, तो सेम है वो। तो यहाँ पे वर्क डन क्या है, सेम फॉर्मूला है, प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? पक्का 100% श्योर? देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले एक काम करो, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ में होता है Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। W तो मिल गया, क्या बाकी है? डेल्टा U, राइट? बट वी नो दैट, डू यू नो, हमने डेल्टा U का भी एक फॉर्मूला डिराइव किया था, DU या डेल्टा U जो भी लिखते हो उसको, DU भी बोल सकते हो, डेल्टा U भी बोल सकते हो। डू यू रिमेम्बर दिस? नहीं? अरे हमने किया है ये। डेल्टा Q NCPDT, डेल्टा U NCPDT। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने बहुत बार, मेनी टाइम्स वी हैव यूज्ड दिस। चलो बता देता हूँ कहाँ। टेल मी व्हाट इज एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल? F/2 kBT। अगर मोनोटॉमिक गैस है तो 3/2 kBT, रिजिड डायटोमिक है तो 5/2 kBT, नॉन रिजिड है तो 7/2 kBT। What is energy of 1 mole of gas multiplied by Na? What is Na into kb? R. So what is energy? F/2 RT। Correct? इसके बाद डू यू रिमेम्बर CV फाइंड कैसे किया था तुमने? कैसे फाइंड किया था? du/dt। du/dt ये कहां से आया था? यार? डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T। फिर हमने बोला था फॉर 1 मोल ऑफ गैस, क्योंकि ये एनर्जी किसका है? 1 मोल का है। 1 मोल मतलब N की वैल्यू कितनी? 1। करेक्ट, राइट? तो du/dt इक्वल टू CV। तो CV इक्वल टू du/dt। व्हाट इज U? F/2 RT। FR/2 कांस्टेंट बाहर, dt/dt कैंसल। तो CV कितना आता है? FR/2। मोनोटॉमिक के लिए कितना आएगा? 3R/2। रिजिड डायटोमिक के लिए 5R/2, नॉन रिजिड के लिए 7R/2। तो ये इक्वेशन हमने काइनेटिक थ्योरी में डिराइव किया था, du इक्वल टू NCV/dt। याद है? भूल गए? भूलो मत, भूलना नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 इक्वेशन डिराइव किए थे हमने। एक हमने लिखा था dq इक्वल टू NCV/dt, एक हमने लिखा था du इक्वल टू NCV/dt। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी du या डेल्टा U विल बी NCV डेल्टा T। याद रहेगा? रिपीट आफ्टर मी। व्हाट इज डेल्टा U? NCV डेल्टा T। Delta U is NCV delta T. What is CV here? Molar specific constant volume. What is delta T here? Change in temperature, मतलब final temperature minus initial temperature. So this is equal to NCV final temperature minus initial temperature। और हमने TF और T final पहले से ही यहाँ पे लिख के रखा है। Ti is initial temperature, TF is final temperature। यहाँ तक क्लियर? राइट? हमारे पास वर्क डन का इक्वेशन है, हमारे पास डेल्टा U का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, what you will have in this case is, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, डेल्टा U आपको मिला इक्वेशन नंबर 3 से, W आपको मिला इक्वेशन नंबर 2 से। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो हीट सप्लाइड
equal to delta U. What is delta U? NCV T final minus T initial plus work done. What is work done? P V final minus V initial. यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? पक्का? गुड. तो मैंने आपको अभी अभी एक चीज बताई. मैंने बोला Q या फिर डेल्टा Q या फिर DQ इज इक्वल टू NCP डेल्टा T. बराबर? ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए? एन. एन है क्या? यस. और क्या होना चाहिए? डेल्टा टी भी है क्या? यस. कम से कम एक टर्म में तो है. एक टर्म में नहीं है, एक में है. सिर्फ यहाँ पे सीपी के जगह पे क्या है? तो यू हैव टू थिंक नाउ कि कैसे आप यहाँ पे सीपी लाओगे. मायर्स रिलेशन. लेकिन व्हाट इज मायर्स रिलेशन? सीवी प्लस आर. सीवी प्लस आर. तो पहले टर्म में सीवी मिल गया, तो दूसरे टर्म में क्या मिलना चाहिए? आर. राइट. अब आर कैसे लाएंगे यहाँ पे? आइडियल गैस इक्वेशन. राइट. व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इक्वल टू एनआरटी. तो अब इसके दो तरीके हैं. देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स. एक में आप ऐसा करो, पी को अंदर लेके जाओ तो पी वी फाइनल माइनस पी वी इनिशियल, या फिर डायरेक्टली लिखो वी इक्वल टू एनआरटी बाय पी. दोनों में से कोई भी एक, विच एवर यू वांट. अगर आपको चाहिए, मैंने नोट्स में एक मेथड दिया तो मैं दूसरा बता देता हूँ. डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा. तो बट v final इक्वल टू nRT final अपॉन p. लुक एट द डिफरेंस. पिछले केस में हमने क्या लिखा था? लुक, पिछला केस मतलब ये v इनिशियल इक्वल टू nRT अपॉन p इनिशियल, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट. चेंज कौन हो रहा था? वॉल्यूम एंड प्रेशर. यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? प्रेशर. तो प्रेशर के लिए कुछ लिखा है क्या? नहीं. F, VF and TF. Similarly, V initial will be equal to nRT initial upon P. Correct? Therefore, what you will have in this case is Q equal to N CV T final minus T initial plus क्या है? प्रेशर P V final. What is V final? nRT final upon P and minus nRT initial upon P. क्या कॉमन निकलेगा? सेकेंड टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा? nRT बाय P. nRT बाय P ना, nR बाय P. nR बाय P कॉमन निकला तो क्या रहा अंदर? T फाइनल माइनस T इनिशियल. PNP कैंसर. PNP हो गया कैंसर. देन दिस इज इक्वल टू, अब ये जो दोनों टर्म्स है, पहला और दूसरा टर्म, T फाइनल माइनस T इनिशियल, यहाँ पे भी T फाइनल माइनस T इनिशियल. तो कॉमन निकाल लो दोनों में से. T फाइनल माइनस T इनिशियल. तो क्या बचा यहाँ पे? n भी क्या आ जाएगा? कॉमन, क्योंकि दोनों में n भी था. तो पहले टर्म में क्या बचा? CV. दूसरे में क्या बचा? हाँ, व्हाट इज CV प्लस R? CP. Therefore Q इक्वल टू n, ये आ गया CP डेल्टा T, that is T final minus T initial. तो हीट सप्लाइड, टोटल हीट सप्लाइड इज NCP डेल्टा T. यहाँ तक क्लियर? पक्का? बेसिक्स अगर भूले तो गए, स्टेप्स याद नहीं रहेंगे. बेसिक्स भूल के चलेगा नहीं. तो लेट अस कंपेयर द टू प्रोसेसेस. और बाय द वे, इसमें मैंने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया, तो पहले मैं वो करूंगा. सबसे पहले हमको दिखाना है इसका पीवी डायग्राम क्या है, क्योंकि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब वेरी स्लो प्रोसेस है. और वेरी स्लो प्रोसेस में सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इसका मतलब इसका पीवी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो. तो पीवी डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा बट वॉल्यूम विल इंक्रीज. राइट.
तो यहाँ आ जाएगा आपके पास इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम ए, इसमें सिर्फ वॉल्यूम क्या है वी आई, ये है फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम क्या है वी एफ, तो वॉल्यूम इज वी आई, प्रेशर इज पी, वॉल्यूम इज वी एफ, प्रेशर इज पी, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर, so it is a straight line parallel to volume axis। और इस केस में the curve so obtained इसको बोलते हो आइसोबार, क्या बोलते हैं इसको, आइसोबार। अब समटाइम्स एग्जाम में जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसा करते हैं, व्हाट दे डू इज ये प्रेशर वॉल्यूम नहीं दिखाते, व्हाट दे विल डू इज यहाँ पे वॉल्यूम दिखा देंगे, यहाँ पे टेम्परेचर दिखा देंगे। क्या आएगा बताओ, कौन सा लॉ अभी हो रहा था यहाँ पे, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ना, गेलुजैक्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट मतलब कौन सा लॉ, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बराबर ना, ये गेलुजैक्स लॉ है। बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, गेलुजैक्स लॉ प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है। तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, V is proportional to T, मतलब V equal to some constant into T, बराबर, राइट। हाँ, तो you know what is Y equal to mx, straight line passing through origin। तो अगर आपको लिखना है तो V by K equal to T लिख सकते हो, या तो ऐसा नहीं लिखना तो इसको भी चेंज कर दो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो टेम्परेचर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम, ये कौन है y, ये कौन है, ये कौन है कांस्टेंट, तो y इक्वल टू mx मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, तो ये और ये दोनों का मतलब एक ही है, कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। तो दे डू दिस ऑन इंटेंशन, आपको कंफ्यूज करने के लिए करते हैं लोग, तो सेम बात है, ये और ये सेम है, करेक्ट, गुड। अब लेट अस कंपेयर द टू प्रोसेस जस्ट इक्वेशन वाइज। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन कांस्टेंट था, टेम्परेचर। आइसोबारिक में कौन कांस्टेंट है, प्रेशर। तो कांस्टेंट है टेम्परेचर, यहाँ पे कांस्टेंट है प्रेशर, करेक्ट। यहाँ पे डेल्टा टी मतलब डेल्टा यू इज 0, यहाँ पे डेल्टा पी इज 0, यहाँ पे डेल्टा पी इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे डेल्टा यू मतलब डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे भी वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम, बराबर, क्लियर। यहाँ पे वर्क डन आपने ऑब्टेन किया था इंटीग्रेशन पीडीवी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फिर वी के लिए लिखा था आपने एन आर टी, पी के लिए एन आर टी बाई वी डीवी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। यहाँ पे आप लिखते हो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन वी इनिशियल टू वी फाइनल पीडीवी, प्रेशर कांस्टेंट था तो प्रेशर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीवी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। यहाँ पे इस केस में वर्क डन का इक्वेशन बनता है एन आर टी लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल, या फिर पी इनिशियल बाय पी फाइनल। यहाँ पे वर्क डन का इक्वेशन आता है पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, बट डेल्टा U 0 था, तो हीट सप्लाइड does only work which is equal to nRT log of V final by V initial। इस केस में भी इक्वेशन तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे डेल्टा U is also not equal to 0, in fact डेल्टा U is NCV T final minus P initial, और वर्क डन आपके पास था P V final minus V initial। फिर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हो, आइडियल गैस इक्वेशन जब अप्लाई करते हो तो इस केस में व्हाट यू डू इज
in this case nRT final upon pressure minus nRT initial upon pressure. यहाँ तक क्लियर? यस नो यस? पक्का 100% करेक्ट. इसके बाद NCV T final minus T initial NR by T कॉमन PP कैंसल, तो क्या बचेगा आपके पास? NR T final minus T initial, फिर N T final minus T initial कॉमन निकालते हो, बचा CV plus R, CV plus R is CP, तो NCP डेल्टा टी मतलब T final minus T initial. जस्ट अ वेरी क्विक क्रॉस चेक. यहाँ पे आइसोथर्मल में कभी भी इक्वेशंस में फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिखेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, सेम है. वहां पे आइसोबारिक में इक्वेशंस में फाइनल और इनिशियल प्रेशर नहीं दिखेगा क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है. तो दिस आर सम ट्रिक्स टू रिमेम्बर. याद रखने के लिए यू हैव टू रिमेम्बर, जो चीज चेंज हुई ही नहीं वो फाइनल इक्वेशन में नहीं आती. देन अगर आप ग्राफ्स को कंपेयर करोगे तो दोनों में अगर आप इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, तो इस केस में आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट था, गड़बड़ बंद कर दो, टेम्परेचर कांस्टेंट था लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो यू हैव अ आइसोथर्म हियर. And isotherm is not a straight line, but in case of isobaric you have isobar. Isobar is a straight line. Clear? Work done is greater in case of isothermal process. बराबर ना? नहीं, वो तो कैलकुलेशन के बाद समझेगा उनको. गुड, यहाँ तक क्लियर? तो ये दोनों प्रोसेस समझ में आया अच्छे से? पक्का? So in the next session, we will discuss isochoric and adiabatic process. That's it for today.